हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। दिस इज़ द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया। ये हमारी इस टॉपिक की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में। और इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे संविधान ने पार्ट 11 में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को डील किया है। ठीक है, उसमें ये बताया गया है आर्टिकल 256 से लेकर 263 तक कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशंस हैं वो कैसे हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किए गए हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स की। जो हमारे एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, उनकी पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो हमारे लेजिस्लेटिव पावर को जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सेंटर और स्टेट के बीच में, उसी तरह से हमारी एग्जीक्यूटिव पावर को भी उसी लाइन के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर की, वो हमारे पूरे इंडिया में एक्सटेंड करती है। अब वो कौन कौन से एरिया है? पहला है टू द मैटर्स ऑन विच द पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन। कहते हैं वो सारे मैटर जिसमें पार्लियामेंट के पास पावर है लेजिस्लेशन की, मतलब सारी लेजिस्लेशन की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। अब वो कौन से हमारे मैटर्स हो गए? वो सारे सब्जेक्ट्स जो कि हमारे यूनियन लिस्ट में मेंशन है, उसके ऊपर किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है उसमें क्या डिफरेंस है। लेजिस्लेचर हमारी बॉडी वो होगी जो हमारी लॉ मेकिंग बना रही है, जो एक जगह पे बैठ के हमारे एक्ट्स, हमारे लेजिस्लेचर को बना रही है। और हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होगी जो उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो किसके अकॉर्डिंगली काम करेगा? इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली काम करेगा। अब जो ये इनकम टैक्स एक्ट है, ये क्या चीज़ है? ये एक लॉ है, एक रेगुलेशन है। ठीक है, एक लेजिस्लेशन है जो किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने बनाया है। तो हमारा पार्लियामेंट क्या हो गया? लेजिस्लेटिव बॉडी। और जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है? वो इस एक्ट को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवा रहा है लोगों से। तो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या हो गया? हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ये था हमारा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन में डिफरेंस। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड पॉइंट कौन सा है जहाँ पे हमारे सेंटर की पावर पूरे इंडिया में एक्सटेंड करती है। वो है टू एक्सरसाइज ऑफ राइट्स अथॉरिटी ज्यूरिस्डिक्शन कन्फर्ड ऑन इट बाय एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट। कहते हैं अगर किसी कोई ट्रीटी या किसी एग्रीमेंट के तहत उनको ये राइट या एक अथॉरिटी मिली है कि आप अपनी पावर को, एग्जीक्यूटिव पावर को पूरी इंडिया में क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उस केस में भी सेंटर के पास ये पावर आ जाती है। फिर इसमें बात कही गई है कि जैसे एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर की किसके ऊपर लागू हो रही है? यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लागू हो रही है। वैसे ही जो हमारे स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो किसके ऊपर होगी? उसके पास होगी हमारे स्टेट की जो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स इन्वॉल्व हैं, जो उसमें मेंशन किए गए हैं, उसके ऊपर हमारी स्टेट लेजिस्लेचर की एक्सक्लूसिव पावर होगी लेजिस्लेशन की। इट मीन्स हमारा स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में से जिन जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर लेजिस्लेशन या कोई लॉ बनाएगा, उसके ऊपर उस पर्टिकुलर स्टेट की क्या होगी? एग्जीक्यूटिव पावर होगी। ये थे हमारे यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। अब एक और लिस्ट होती है, वो कौन सी है? हमारी कंकरेंट लिस्ट, जिसके ऊपर कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मैटर लिखे गए हैं उसके ऊपर किसकी पावर होती है? हमारी सेंटर और स्टेट लेजिस्लेचर। इट मीन्स उसके मैटर्स के ऊपर हमारी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही कोई रूल्स रेगुलेशंस अपनी पावर ऑफ लेजिस्लेशन को क्या कर सकती है? इम्प्लीमेंट कर सकती है। सपोज करंट लिस्ट के किसी भी मैटर पे जो उसमें मेंशन है, उस पर कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ लेकर आती है, उस पर लॉ बनाया गया है, तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास जाएगी? हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास। और उसी कंकरेंट लिस्ट में से अगर किसी मैटर पे पार्लियामेंट ने कोई लॉ या रजिस्ट्रेशन बनाया है, तो उसकी एग्जीक्यूटिव करने की पावर किसके पास जाएगी? उस केस में भी हमारी एग्जीक्यूटिव की पावर हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाएगी बाय डिफॉल्ट। पर अब इसमें भी एक कैच है।
कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती है, ठीक है, या फिर वो ये कहती है कि पार्लियामेंट जो भी कंकरेंट लिस्ट का किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर वो कोई लॉ बना रही है, लॉ बनाते वक्त स्पेसिफिकली वो बोलती है कि जो लॉ हम बना रहे हैं इस कंकरेंट लिस्ट के इस पर्टिकुलर मैटर के ऊपर, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली इसकी एग्जीक्यूटिव पावर हम स्टेट गवर्नमेंट के पास ना रहकर अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखना चाहते हैं, तो उस केस में हमारी जो एग्जीक्यूटिव की पावर है वो किसके पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर उसी टाइम वो ये कह दे कि हम इस पर्टिकुलर मैटर की पावर किसके पास दे रहे हैं, एग्जीक्यूटिव पावर हम स्टेट के पास दे रहे हैं, तो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास रहेगी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या हो रहा है, चाहे कोई मैटर पे लॉ बनाए स्टेट गवर्नमेंट, चाहे किसी मैटर पे लॉ बनाए हमारी पार्लियामेंट, बट जो उसकी एग्जीक्यूटिव पावर है बाय डिफॉल्ट किसके पास जाएगी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर पार्लियामेंट वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट करे या फिर उस कानून को बनाते वक्त स्पेसिफिकली बोले कि ये पावर हम या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दे रहे हैं या फिर इस टाइम पे ये पावर हम स्टेट गवर्नमेंट के पास दे रहे हैं, तो वो पावर्स उन्हीं गवर्नमेंट के पास रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड द सेंटर। इसमें हम बात कर रहे हैं कि हमारे संविधान ने दो तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई है हमारी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर। किस वजह से लगाई है उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन, ताकि जो हमारी सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर को जो स्कोप है उसका जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहती है वो एक अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर से वो क्या कर सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सके, अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज कर सके। अब हम ये देखते हैं कि वो दो कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसमें कह रहे हैं द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट इज टू बी एक्सरसाइज्ड इन सच अ वे एज टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड एनी एग्जिस्टिंग लॉ अप्लाई इन द स्टेट। वो कह रहे हैं कि जो हमारी स्टेट है, हर स्टेट को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है ताकि जो भी लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है वो उसके साथ कंप्लायंस में जाए, मतलब मैच करे, या फिर कोई भी किसी भी स्टेट ने पहले से ही ऑलरेडी एक लॉ बना रखा है, एक एग्जिस्टिंग लॉ वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो उसके साथ भी कंप्लायंस में जाना चाहिए। इस तरीके से हर स्टेट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को क्या करेगी, एक्सरसाइज करेगी। सेकेंड पॉइंट कहता है as not to impede or prejudice the exercise of executive power of state center in the state। अब सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि हर स्टेट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को ऐसे भी एक्सरसाइज करे कि वो जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट के अंदर उसको ना तो रोक सकता है ना फिर उसको वो प्रिजुडाइज कर सकता है। मीन्स सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर को कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर से। फिर वो बात कहते हैं कि जो पहला वाला जो हमारा पहला पॉइंट है जिसमें वो पार्लियामेंट के साथ कंप्लायंस कर रहे हैं, उसमें क्या है कि वो एक जनरल ऑब्लिगेशन लगा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी पार्लियामेंट में कौन इंक्लूडेड होता है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, तो वो एक जनरल ऑब्लिगेशन हो गई। बट जो सेकंड पॉइंट है जहाँ पे वो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा है सेंटर को, उसमें क्या है, वो एक स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन लगा रहा है स्टेट के ऊपर कि स्टेट सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर को हैम्पर नहीं कर सकती, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर को रोक नहीं सकती। अब इन दोनों ही केसेस में जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है उसको हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया कि वो कोई भी डायरेक्शन दे सकती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट को जब भी उसको ऐसी ज़रूरत पड़े। अब इस सैंक्शन के पीछे क्या है कि जो सेंटर की डायरेक्शन है वो कभी कभी कोर्सिव भी हो जाती है, मीन्स वो फोर्सफुल भी हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि सेंटर को अपनी बात मनवाने के लिए वो क्या कर सकती है, फोर्स भी कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। फिर हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल 365 में। देखते हैं 365 आर्टिकल क्या कहता है। वो कहता है वेयर एनी स्टेट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद any directions given by the center, it will be lawful for president to hold that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with provision of constitution। वो बात कर रहा है कि अगर कोई स्टेट ऐसा करने में फेल हो जाती है, कैसा करने में, सेंटर के डायरेक्शंस को मानने में फेल हो जाती है, तो ये केस किसके पास जाएगा, हमारे प्रेसिडेंट के पास ये केस जाएगा कि हम लॉफुल तरीके से प्रेसिडेंट को ये सिचुएशन होल्ड करने दें कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो जो सेंटर की डायरेक्शंस को नहीं मान रही है। इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट रूल
इम्पोज किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 356। फिर हम बात करेंगे हमारे सेंटर्स की डायरेक्शन टू द स्टेट, कि सेंटर क्या डायरेक्शन दे रहा है स्टेट को। इसमें वो कह रहा है कि जो ऊपर के दो केसेस जो भी हमने डिस्कस किए उनको छोड़ के सेंटर के पास और भी पावर्स हैं जिसके हिसाब से वो क्या है स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। अब वो कौन कौन से मैटर हैं देखते हैं। पहला मैटर है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय द स्टेट। अब जो हमारा कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हमारा फैला हुआ है, एक नेटवर्क है, ठीक है, उसमें क्या कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है कि आप अपने मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को ऐसे मेंटेन कीजिए या ऐसे कंस्ट्रक्ट कीजिए, क्योंकि क्या है हमारा कम्युनिकेशन एक मैटर ऑफ नेशन का है, ठीक है, ये नेशनल मैटर है और मिलिट्री इंपॉर्टेंस से भी है कि हमारी जो मिलिट्री की जो बातचीत है कहीं वो लीक ना हो जाए, तो वो नेशनल इंपॉर्टेंस बनाकर या फिर मिलिट्री इंपॉर्टेंस बनाकर उसमें इंटरफेयर कर सकती है, स्टेट को डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकती है। सेकेंड हमारा पॉइंट है मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेलवेज विद इन द स्टेट। तो हम देखते हैं जो रेलवेज है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट से जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो आजकल एयरवेज भी हो गया बट काफ़ी टाइम से हमारा क्या है रेलवे एक इम्पॉर्टेंट मीन्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी सेंटर कोई भी डायरेक्शन दे सकती है। थर्ड हमारा पॉइंट है द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स इन द स्टेट। इसमें हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी स्टेट में कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप है, वहाँ की कोई लैंग्वेज है जो माइनॉरिटी ग्रुप है, तो वहाँ पे एक राइट होना चाहिए, एक प्रोविज़न बनाया जाए कि वहाँ के जो स्कूल्स हैं, जो बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं स्कूल्स में प्राइमरी स्टेज पे, उन्हें अपनी मदर टंग की साथ साथ एजुकेशन भी मिले। मतलब जो भी सिलेबस है वो उनको इंग्लिश लैंग्वेज में तो मिल ही रहा है एक, बट उनको क्या है उनकी मदर टंग में भी वो सारा सिलेबस की फैसिलिटी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है ड्राइंग अप एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड स्कीम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट। अब क्या है जितनी भी स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए कोई अगर वेलफेयर की स्कीम है जो स्पेसिफाई की गई है, उसके लिए अगर कोई एग्जीक्यूशन करना है या फिर कोई एक नई स्कीम ड्रॉ करनी है, तो उस केस में भी हमारा सेंटर हमारी स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है। अब ये जितने भी सैंक्शन दे रहा है या मतलब सेंटर डायरेक्शंस दे रहा है वो क्या है कोहर्सिव है, इस केस में भी वो कोहर्सिव है। जैसे पहले वाले केस में था ना ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर में वो क्या कर रहा था कि फोर्सफुली इम्प्लाई कर रहे थे, इट मीन्स अगर स्टेट सेंटर के डायरेक्शंस को नहीं मानता है तो वो क्या कर रहे थे प्रेसिडेंट के पास ये सिचुएशन लेके जा रहे थे। इस केस में हम क्या करते हैं प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 356। तो ये कोहर्सिव सैंक्शन हमारा इस केस में भी इम्प्लीमेंट होता है अंडर आर्टिकल 365। फिर हम बात करते हैं म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शंस की। इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो हमारे लेजिस्लेटिव पावर्स हैं सेंटर और स्टेट के बीच में वो क्या है रिजिड है। इट मीन्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करना एक रिजिड प्रोसेस है। जैसे कि हम यही नहीं कह सकते कि सेंटर अपनी लेजिस्लेटिव पावर को स्टेट को नहीं दे सकता और एक सिंगल स्टेट कभी भी ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकता पार्लियामेंट को कि आप हमारे लिए हमारे जो स्टेट के सब्जेक्ट मैटर इशू किए गए हैं उसमें से कोई लॉ बनाइए। तो ये क्या है कोई सिंगल स्टेट नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव पावर की डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो कुछ कुछ क्या फॉलो कर रहा है हमारा लेजिस्लेटिव पावर की डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। जैसे लेजिस्लेटिव पावर डिवाइड की गई थी वैसे ही एग्जीक्यूटिव पावर भी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। बट जो हम कह रहे हैं कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी रिजिड है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है हमारी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है हमारी सेंटर और स्टेट के बीच में, क्योंकि स्टेट कहेगा कि सेंटर इसमें हमारे स्टेट लिस्ट के मैटर में इंटरफेयर ना करे और सेंटर कहेगा कि ये हमारे मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि वो हमें एक इंटर गवर्नमेंट डेलीगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। मींस कि सरकारें आपस में एक दूसरे के साथ अपनी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को क्या कर सकती हैं डेलीगेट कर सकती हैं, डिवाइड कर सकती हैं,
ताकि वो इस रिजिडिटी को कम करें और जो एक डेडलॉक की सिचुएशन आ गई जिसमें आप क्या है कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दोनों स्टेट्स अपने अपने लेवल पे अटक रही हैं, उस चीज़ को वो क्या कर सकें, अनलॉक कर सकें। अब इस केस में क्या होगा, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो क्या है स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के साथ, प्रायर कंसेंट के साथ वो ये कह सकता है कि गवर्नमेंट का कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन वो क्या कर सकता है, स्टेट को दे सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो एग्जीक्यूटिव किसी मैटर के ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर है वो चीज़ किसको दे सकता है, स्टेट को दे सकता है, बट उसके लिए पहले क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की प्रायर कंसेंट देनी होगी। उसी अकॉर्डिंगली उसी की तरह क्या है, जो हमारा गवर्नर है किसी स्टेट का, ठीक है, वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेगा और फिर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है वो किसको दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकता है। ये क्या हो गया, हमारा एक तरह का म्यूचुअल डेलीगेशन हो गया कि वो एक दूसरे की कंसेंट के साथ अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को एक दूसरे को सौंप रहे हैं। अब ये चीज़ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कही गई है, ये है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसके थ्रू हमें ये प्रावधान दिया गया है हमारे संविधान में कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन के साथ अपना कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकती है। अब जो ये म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो रहा है, अब ये क्या है, कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। अब ये कंडीशनल कैसे होगा, अब फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं। नॉर्मल केस में क्या कहा कि आप ये पावर को एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने लेवल पे, बट एक कंडीशन लगा दी कि इन केस स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो आप इस पावर को एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप इस पावर को एक्सरसाइज नहीं करोगे, उन्होंने ऐसी कंडीशन लगा दी। तो ये कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। अब नेक्स्ट चीज़ ये क्या कह रहा है फंक्शन, ये कह रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और संविधान है जहाँ पे क्या है, सेंटर अपनी एग्जीक्यूटिव फंक्शन को स्टेट को दे सकता है और वो भी किसके साथ, बिना स्टेट की कंसेंट के साथ। पहले केस में क्या आ रहा था, वो एक दूसरे की कंसेंट के साथ एक दूसरे को पावर दे रहे थे अपनी, और अब क्या हो गया, वो बिना स्टेट की मर्जी के, उसकी परमिशन के वो उसको अपनी एग्जीक्यूटिव फंक्शन दे रहा है। अब वो कौन कौन से केस हैं, ये डेलीगेशन कब होगी, जब हमारा पार्लियामेंट ऐसी पावर, ऐसा कोई लॉ लेके आएगा, ना कि हमारा प्रेसिडेंट। इस केस में क्या होगा, ये पावर हमारी पार्लियामेंट के पास है कि पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाएगी उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो हमारे क्या है, यूनियन लिस्ट में मेंशन है, ठीक है, और उसमें ये पावर है कि वो स्टेट के ऊपर ये ड्यूटी लगा सकती है या फिर वो स्टेट को ऑथराइज कर सकती है, उनको पावर दे सकती है कि आप जो सेंटर के पास ये वाली पावर्स थी अब आप इस पे काम करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंसेंट, कि चाहे वो स्टेट उसके ऊपर राजी हो, चाहे अपनी एक्सेप्टेंस दे चाहे ना दे। बट यही चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर लागू नहीं हो सकती, स्टेट लेजिस्लेचर बिना सेंटर की कंसेंट के उसको अपनी पावर नहीं दे सकता। तो इन सारी प्रोविजंस या इन सारी बातों से हमें एक चीज़ क्लियर होगी, जो ये म्यूचुअल डेलीगेशन का कंसेप्ट है जिसमें वो अपनी पावर्स को एक दूसरे को दे रहे हैं, ये किसके थ्रू हो सकता है, या तो ये एग्रीमेंट के थ्रू हो सकता है कि दोनों अपनी म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक दूसरे को अपनी पावर्स दे रहे हैं, या फिर ये बाय लेजिस्लेशन हो सकता है कि पार्लियामेंट ऐसा लेजिस्लेशन बनाए जहाँ पे सेंटर अपनी पावर स्टेट को दे सके, एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट को दे सके उसकी बिना कंसेंट के। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा जो सेंटर है वो क्या है, दोनों मेथड यूज़ कर सकता है कि एग्रीमेंट के थ्रू भी वो अपनी पावर्स दे सकता है और लेजिस्लेशन के थ्रू भी वो अपनी पावर स्टेट को दे सकता है, बट जो स्टेट है वो सिर्फ फर्स्ट मेथड यूज़ करेगा जो कि क्या है, एग्रीमेंट का मेथड, जहाँ पे वो दोनों स्टेट और सेंटर दोनों एग्री कर रहे हैं अपनी पावर देने के लिए। तो ये था हमारा म्यूचुअल डेलीगेशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। अब इसमें क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ ऐसे प्रोविजंस प्रोवाइड करता है, कुछ ऐसे प्रोविजंस उसमें लिखे गए हैं जहाँ पे हमारे सेंटर और स्टेट की कोऑपरेशन को दिखाया गया है। वहाँ पे क्या है, उसकी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को सिक्योर करने के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं। अब वो कौन से प्रोविजन है, पहला है पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर्स ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली।
वो कह रहा है कि अगर कोई भी इंटरस्टेट रिवर या रिवर वैली या रिवर जो बेसिन है उसका पानी कहाँ कहाँ जाएगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, कौन कौन स्टेट उसको यूज़ करेंगे, उसके ऊपर किसका कंट्रोल होगा, ये जितने भी सारे टॉपिक हैं, मैटर है, इसके ऊपर क्या है, किसको हक है, पार्लियामेंट को हक है कि वो क्या करे, उसकी जो भी कंप्लेंट है, डिस्प्यूट है, उसके ऊपर एडजुडिकेशन करे, उसके ऊपर फैसला दे, उसको इंटरमीडिएट करे। सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास पावर है अंडर आर्टिकल 263 कि वो एक इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप कर सकता है, स्टैब्लिश कर सकता है। किसके लिए स्टैब्लिश करेंगे इस तरह की काउंसिल, कि वो इन्वेस्टिगेट करें और डिस्कस करें उन सब्जेक्ट्स को जो क्या है सेंटर और स्टेट के कॉमन इंटरेस्ट है, उन दोनों सब्जेक्ट्स को, उन सारे सब्जेक्ट्स को वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। इस तरह की काउंसिल सेटअप की गई थी हमारी 1990 में। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंटर एंड एवरी स्टेट। अब हम बात करते हैं पब्लिक एक्ट है क्या। पब्लिक एक्ट का मतलब मान लीजिए कि कोई स्टेट ने कोई नियम कानून बनाया है, अब स्टेट के द्वारा बनाया गया वो लॉ, तो वो क्या हो गया, हमारा पब्लिक एक्ट हो गया। अब उस स्टेट की लेजिस्लेचर ने जो ये लॉ बनाया है, वैसे तो वो लॉ उसी स्टेट में एप्लीकेबल होगा, बट इन केस अगर उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डिबेट चल रही है किसी दूसरी स्टेट के अंदर, ठीक है, तो जो हमारा पहले का जो लॉ बना हुआ है उस स्टेट में, तो हम उसको क्या है एक रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा लॉ बनाया गया था, तो हमारी स्टेट भी उसको एज अ रेफरेंस ले सकती है जो भी उस पब्लिक एक्ट में लिखा गया है। ठीक है, उससे क्या है, एक ही स्टेट में जो भी पब्लिक उस एक्ट से प्रोमलगेट होंगे, उस एग्जाम्पल को हम पूरे देश में ऑब्जर्व कर सकते हैं, मतलब उस पब्लिक एक्ट को एज अ रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे ही जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो गई, उसको भी हम एक रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वो बात कर रहा है कि पार्लियामेंट के पास एक पावर है कि पार्लियामेंट एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है कुछ काम करने के लिए, ठीक है, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन लेके आने के लिए जो किससे रिलेटेड है, हमारे इंटर स्टेट फ्रीडम ऑफ ट्रेड से रिलेटेड है, कमर्स से रिलेटेड है, ठीक है, उन चीज़ को लाने के लिए वो क्या कर सकती है, एक अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकती है। इट मीन्स हमारा कोई भी स्टेट ना इन डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस को नहीं लगा सकता। मीन्स आपने कोई ज़बरदस्ती के टैक्स लगा दिए ताकि आपका क्या हो, फ्रीडम ऑफ ट्रेड वॉयलेट हो जाए, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो एक एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अपॉइंट करे इस तरह के कामों को चलते रहने देने के लिए। अब हम बात करेंगे हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज की। वैसे तो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे फेडरेशन या इंडिया को एक फेडरल गवर्नमेंट सीधा सीधा नहीं मेंशन किया गया, बट फिर भी ये फेडरेशन है, कुछ फीचर्स इसके फेडरेशन जैसे हैं, जैसे कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट में क्या है, पावर का डिवीजन है। वैसे ही हमारी पब्लिक सर्विसेज भी क्या है, सेपरेट हैं। सेंटर के लिए हमारी सेंट्रल सर्विसेज हैं और स्टेट के लिए हमारी स्टेट सर्विसेज हैं। तो इसी तरह हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे हमारी आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया एंड आईएफएस हो गया। ये जो हमारी पोजीशंस हैं ये क्या है, हमारे सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी हमेशा टॉप की पोजीशन रहती हैं, ठीक है, और इनको क्या है, कौन रिक्रूट और ट्रेन कौन करता है, ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ट्रेन और रिक्रूट की जाती हैं। अब इस तरह की सर्विसेज को जॉइंटली कंट्रोल किया गया है कि सेंटर और स्टेट दोनों ही इसको कंट्रोल कर सकती है। वो कैसे, जो हमारा इमीडिएट कंट्रोल है, इट मीन्स वो इमीडिएट रिपोर्ट कहाँ जाके करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को जाके रिपोर्ट करेंगे, जो भी हमारे आईएएस हैं, जो भी आईपीएस है, आईएफएस है, जिस स्टेट में उनकी पोस्टिंग की गई होगी वहाँ पे जाके वो इमीडिएट रिपोर्टिंग करेंगे। इट मीन्स इमीडिएट कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। और जो हमारा अल्टीमेट कंट्रोल है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि उसको रिक्रूट और ट्रेन कौन कर रहे हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरह से देखा गया कि 1947 में जो हमारी इंडियन सिविल सर्विसेज थी उसको आईएएस के साथ रिप्लेस कर दिया गया। अब वो क्या बन गई, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और हमारी इंडियन पुलिस को किसके साथ रिप्लेस किया गया, आईपीएस के साथ, इंडियन पुलिस सर्विसेज, ठीक है। इस तरह की सर्विसेज के नाम चेंज किए गए। 1966 में एक थर्ड तरह की ऑल इंडिया सर्विस आई जिसका नाम था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब हम देखते हैं हमारा आर्टिकल 312 क्या कहता है। वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ने पार्लियामेंट को ये पावर दी है कि वो क्या कर सकता है, कोई नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकता है।
अब जो ये नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करेगा, इसका रेजोल्यूशन वो कहाँ पे लेके जाएगा, वो लेके जाएगा राज्यसभा में। अब ये जितनी भी हमारे तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, अब वो चाहे किसी भी डिफरेंट स्टेट में उनका डिवीजन किया गया हो, ठीक है, या फिर उन पर उनके पास क्या होगा, एक कॉमन राइट होगा, एक कॉमन स्टेटस होगा, चाहे वो किसी भी स्टेट में उनकी पोस्टिंग की गई हो, और उनको थ्रू आउट द कंट्री क्या है, एक यूनिफॉर्म स्केल ऑफ पे मिलेगा। अब ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, ये हमारा क्या वॉयलेट कर रही है, प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म हमारा वॉयलेट कर रही है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय रिस्ट्रिक्टिंग द ऑटोनॉमी एंड पैट्रोनेज ऑफ स्टेट। ये कहते हैं हमारी स्टेट की ऑटोनॉमी को ये रोक रही है, और हमारा क्या वॉयलेट हो रहा है, हमारा फेडरलिज्म वॉयलेट हो रहा है। बट इसको क्या है, सपोर्ट किया गया है किस बेसिस पे, क्या पॉइंट्स है वो, दे हेल्प इन मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन स्टेट एज वेल एज इन सेंटर। कहते हैं ये स्टेट और सेंटर में क्या काम कर रही है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को एक हाई लेवल पे लेके जा रही है, हाई स्टैंडर्ड पे पहुंचा रही है। तो जो इसका वॉयलेशन जो उसने की है फेडरलिज्म की, वो इस वजह से की है। सेकेंड थिंग क्या है, दे हेल्प टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। पूरी कंट्री में एक ही तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चले, उसकी यूनिफॉर्मिटी को ये इंश्योर करती है। थर्ड वो कह रही है कि ये फैसिलिटेट कर रही है कि जो भी हमारे कॉमन इंटरेस्ट है सेंटर और स्टेट के, जो भी सेम मैटर हैं, उन पे क्या हो सके, कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, एक जॉइंट एक्शन लिया जा सके। अब ये ऑल इंडिया सर्विसेज इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें भी इसको लेके एक डिस्कशन चला था, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये कहा था कि जो हमारे फेडरेशन का मूल सिद्धांत है कि स्टेट और सेंटर के पास अपनी अपनी सिविल सर्विसेज हो, लेकिन जब हम पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री आप हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि चाहे वो कितनी भी फेडरल कंट्री है, बट वहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक पोस्ट हैं जहाँ पे कुछ ही स्पेसिफिक ऑफिसर्स बैठते हैं। अब वो जो स्ट्रेटेजिक पोस्ट है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि वो सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को इफेक्ट कर सकती हैं। ऐसी ही स्ट्रेटेजिक पोस्टों को इंडिया में क्या नाम दिया गया है, IAS, IPS, IFS ऑफिसर्स का। फिर हम बात करेंगे हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन की। अब पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करता है, वो हमारे पर्टिकुलर स्टेट का एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अब इसमें हम देखेंगे हमारे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस कैसे डिस्क्राइब किए गए हैं। फर्स्ट है कि चेयरमैन और जो मेंबर होगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसको कौन अपॉइंट करेगा, हमारे गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करेंगे, बट उसका रिमूवल किसके द्वारा होगा, वो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। सेकेंड जो चीज़ कही गई है वो कि पार्लियामेंट के पास ये ताकत है कि वो एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बिठा सकती है, जहाँ पे क्या होगा, 2 से ज़्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करेंगी, उन स्टेट्स की स्टेट लेजिस्लेशन रिक्वेस्ट करेगी पार्लियामेंट के लिए कि आप हमारी स्टेट के लिए कोई ऐसी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाइए, और इसके चेयरमैन और जो मेंबर होंगे वो कौन अपॉइंट करेगा, हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। थर्ड जो है वो है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या काम करती है, ये काम करेगी हमारी जो स्टेट की नीड्स हैं उसको ये सर्व करेगी, किसकी रिक्वेस्ट पे, गवर्नर की रिक्वेस्ट पे, ठीक है, और इसका अप्रूवल कौन देता है, हमारे प्रेसिडेंट देते हैं इसका अप्रूवल। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा आता है, UPSC assists the state in framing and operating schemes of joint recruitment for any services for which candidate possessing special qualification are required। वो कहता है जो UPSC है वो एक और काम करती है कि अगर स्टेट चाहे कि भाई हमें एक ऐसे पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स चाहिए जिसमें एक स्पेशल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो UPSC उसके लिए क्या करेगी, एक जॉइंट रिक्रूटमेंट बनाएगी, उसके अकॉर्डिंगली वो उसके लिए रूल्स फ्रेम करेगी, उसकी स्कीम्स बनाएगी, ठीक है। अगर 2 स्टेट उसको रिक्वेस्ट करते हैं UPSC को कि हमारे बिहाफ पे आप हमारा एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाइए। ये था हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर हम बात करेंगे हमारे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम की। इसमें वो क्या कर रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। वो कैसे कि सबसे टॉप पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सबॉर्डिनेट हाई कोर्ट्स। कहते हैं ये ऐसा सिंगल सिस्टम क्या करता है, हमारे जो कोर्ट्स हैं, हमारा सिंगल सिस्टम कोर्ट है, वो क्या कर रहा है, सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉ को एनफोर्स कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारा जो कंट्री इतना डाइवर्स है, और उसके जो रेमेडियल प्रोसीजर है उसको एलिमिनेट कर रहा है कि जो भी हम रेमेडियल प्रोसीजर में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उस चीज़ को हम ख़त्म कर सकें।
अब हम देखते हैं जो हमारे स्टेट हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा। उनको अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट, पर किसकी एडवाइस के साथ, वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको कंसल्ट करेंगे और फिर हमारे प्रेसिडेंट उन जजेस को अपॉइंट करेंगे। उसके बाद क्या है, चीफ जस्टिस के साथ साथ क्या है, गवर्नर भी उनको कंसल्ट करेंगे। ठीक है, अब वो क्या होगा, उनकी अपॉइंटमेंट तो कर दी प्रेसिडेंट ने, अब उनको ट्रांसफर और रिमूव भी कौन करेगा, वो पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। अब इस केस में भी पार्लियामेंट को एक ताकत दी गई है कि पार्लियामेंट चाहे तो एक कॉमन हाई कोर्ट भी एस्टैब्लिश कर सकता है दो और दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र और गोवा हो गया, और पंजाब एंड हरियाणा का क्या है, कॉमन हाई कोर्ट है। अब हम बात करेंगे हमारे सेंटर स्टेट के रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसमें क्या है कि अगर नेशनल इमरजेंसी का कोई केस आता है कि हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है अंडर आर्टिकल 352, तो उसमें क्या होगा, हमारा सेंटर ऑटोमेटिकली इंटाइटल हो जाएगा कि उसके पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर आ जाएगी। इट मीन्स उसके पास सारी पावर किसके पास आएगी, सेंटर के पास, और वो कोई भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है हमारी स्टेट को किसी भी मैटर के ऊपर। ठीक है, वो सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड तो नहीं करेगा, पर जो स्टेट गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है अब वो हमारा सेंटर के हाथ में आ जाएगा। सेकंड हमारा केस है प्रेसिडेंट्स रूल का। अगर हमारे किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया है अंडर आर्टिकल 356, तो उस केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट ये अज्यूम कर सकता है खुद से कि सारे फंक्शंस उसके अंडर आ गए हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स हैं, या फिर गवर्नर की पावर है, या फिर जो स्टेट की कोई भी दूसरी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, वो सारी पावर किसके पास आ गई, अब प्रेसिडेंट के पास आ गई, अब वो खुद उसको फंक्शन करेगा। थर्ड हमारा केस है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी का। अगर हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है अंडर आर्टिकल 360, मीन्स कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, पैसों की कमी हो जाती है, तो सेंटर गवर्नमेंट क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकता है कि आप अपने फाइनेंशियल जो आपका पैसा है वो ध्यान से खर्च कीजिए। ठीक है, उस केस में क्या है, प्राइम प्रेसिडेंट के पास भी पावर है कि वो दूसरे डायरेक्शंस भी दे सकते हैं, जैसे कि वो क्या है, किसी पर्सन की जो स्टेट या हाई कोर्ट जजेस में सर्व कर रहा है उनकी सैलरी को रिड्यूस भी कर सकते हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर हम देखते हैं कुछ दूसरे प्रोविजंस जहाँ पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल दिया गया है, स्टेट सेंटर गवर्नमेंट को कंट्रोल दिया गया है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। वो कौन कौन से प्रोविजन है, पहला है हमारा आर्टिकल 355। अब आर्टिकल 355 दो ड्यूटीज लगा रहा है हमारी सेंटर पे। सेंटर की क्या ड्यूटी बनती है, टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। मीन वो स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा किसके अगेंस्ट, एक्सटर्नल एग्रेशन के अगेंस्ट और इंटरनल डिस्टर्बेंस के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री पे, ठीक है, मान लीजिए कोई बवाल हो रहा है, तो हमारे ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अरुणाचल प्रदेश को प्रोटेक्ट करेंगे। ये हमारा हो गया एक्सटर्नल एग्रेशन। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल डिस्टर्बेंस में क्या हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल नागालैंड के अंदर जो हमारी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, वो कोई लॉ एंड ऑर्डर को के रिगार्डिंग कोई इशू क्रिएट कर रही है या कोई वॉयलेशन कर रही है, तो उस केस में क्या है, उस केस में भी सेंटर की ड्यूटी बनती है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे। हमारा सेकंड प्रोविजन क्या है, टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हमारा सेकंड प्रोविजन है वो एक सैंक्शनिंग एलिमेंट भी लेकर आता है। इट मीन्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं चल रही है, तो उस केस में स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो सकता है। तो आर्टिकल 356 का हम ये कह सकते हैं कि जो इनिशिएशन है वो कहाँ से हो रहा है, हमारे आर्टिकल 355 से। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो हमारा गवर्नर ऑफ स्टेट है उसको कौन अपॉइंट करेगा, हमारे प्रेसिडेंट। और गवर्नर ऑफ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो पीरियोडिकली रिपोर्ट क्या करेगा, सबमिट करेगा सेंटर को कि उसकी स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर है वो कैसे मैनेज हो रहे हैं। अब जो ये पीरियोडिकली रिपोर्ट्स है ना, इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। कई बार क्या होता है, हमने पास में देखा है कि जो रूलिंग पार्टी है वो दूसरी पार्टी की सरकार, अगर कोई स्टेट में दूसरी पार्टी की सरकार है तो उसको डिसमिस करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट इन रिपोर्ट्स का सहारा लेती है। जैसे कि
अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंटर की बात नहीं सुन रही, सेंटर की डायरेक्शंस को नहीं मान रही है, तो सेंटर गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नर को बोलेगी कि आप एक ऐसी रिपोर्ट तैयार कीजिए कि उसमें ये लिखें कि जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं चल रही है और इस स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाए। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट जो गवर्नमेंट सबमिट करता है सेंटर को, इसका एक अपना इम्पॉर्टेंस है। थर्ड पॉइंट ये है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करेगा, हमारे गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट करेंगे, बट इसको रिमूव कौन करेगा, रिमूवल की पावर किसके पास है, हमारे प्रेसिडेंट के पास है। अब हम देखेंगे हमारे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइसेस। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइसेस का काम क्या है, ये क्या करते हैं, ये हमारे कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं, कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करते हैं हमारी सेंटर और स्टेट लेवल पे, ताकि दोनों गवर्नमेंट का कोऑपरेशन बना रहे। इसके अंदर क्या है, काफ़ी सारी एडवाइजरी बॉडीज बनाई जाती हैं, ठीक है, और उनकी सेंट्रल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड करवाई जाती हैं। अब हमारी कौन कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडीज हैं, जैसे कि हमारा नीति आयोग हो गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होगी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल होगी, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट, जोनल काउंसिल्स होगी, ठीक है, द सेंट्रल फैमिली वेलफेयर काउंसिल, द ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल। इस तरह की काफ़ी सारी जो हमारी है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बॉडीज़ को सेटअप किया गया है। अब क्या है, इनकी कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड की जाती है, या तो एनुअली करवा देते हैं या फिर जब क्या है सेंटर और स्टेट कंसल्ट करते हैं आपस में कि हमें एक कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है। अगर कोई गवर्नर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है जहाँ पे सारे गवर्नर की मीटिंग्स हो रही है, उसको कौन हेड करेगा, हमारे प्रेसिडेंट हेड करेंगे। अगर कोई चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसको कौन हेड करेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। अगर कोई चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसके हेड कौन होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर। अगर कोई इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो रहे हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस हो गई। चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उनको कौन हेड करेगा, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे वाइस चांसलर की कोई कॉन्फ्रेंस होगी या फिर हमारे होम मिनिस्टर की कोई कॉन्फ्रेंस होगी तो उसको कौन करेगा, हेड सेंट्रल होम मिनिस्टर। अब जैसे हमारे लॉ मिनिस्टर्स की कोई कॉन्फ्रेंस हेल्ड हो रही है स्टेट के, तो उसको कौन प्रिसाइड करेगा, जो हमारे सेंट्रल लॉ मिनिस्टर हैं उसके हेड वो होंगे। तो ये था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, जो कि आर्टिकल 256 से लेकर 263 पार्ट 11 में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने फाइनेंशियल रिलेशन से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद स्टडी मास्टर। थैंक यू।